नमस्कार। आपके कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। काला धन जो है एक विकराल समस्या आज से नहीं दशकों से बना हुआ है और एक अनुमान के मुताबिक अभी भी काले धन की जो अर्थव्यवस्था है एक छाया अर्थव्यवस्था है और देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% है। ये आकार लगातार बढ़ता जा रहा है और एक चुनौती रहती है सरकार के सामने। और वर्तमान सरकार ने एक वायदा किया था कि काले धन के जहर को ख़त्म करेगी, विदेशों से ही वापस लाया जाएगा और देश के अंदर जो काला धन है उसको भी सामने लाया जाएगा। इसमें एक बड़ी पहल मंगलवार को हुई है जब 1000 और 500 रुपये के नोटों की मान्यता समाप्त कर दी गई और अब उसकी जगह 500 और 2000 के नए नोट लाए जा रहे हैं। आज से बैंकों में कामकाज शुरू हुआ है, लेकिन लंबी लाइनें हैं बैंक के सामने। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं क्योंकि 2 दिनों में परेशानियां हुई हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि ये जो है बहुत कम समय के लिए परेशानी हुई है। जो बड़ा उद्देश्य है वो है काले धन को ख़त्म करना और उसको देखते हुए छोटी मोटी परेशानी है जो जनता सहर्ष स्वीकार कर रही है। तो आज हम इसी पर बहस करेंगे कि काले धन के खिलाफ जंग कितनी लाएगी रंग। क्या ये जो बड़े नोटों को समाप्त करने का निर्णय हुआ है डीमोनेटाइजेशन, उससे वो इच्छित फल प्राप्त होगा जिसके लिए ऐसा किया गया है? किस हद तक काला धन सामने आ पाएगा या काला धन जो लोगों ने दबा कर रखे हैं वो बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक सुधार आएगा? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इस बहस में शामिल हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक मामलों के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रंजीत रंजन है, कांग्रेस की सांसद। हमारे साथ अली अनवर अंसारी हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं और हमारे साथ प्रोफेसर अलक नारायण शर्मा है जो कि मानव विकास संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के निदेशक हैं। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये वैसे घोषणा तो मंगलवार को ही और इतनी तैयारी थी सरकार की ओर से कि कोई भी कुछ भी लीक नहीं हो पाया। वैसे काफ़ी लंबे समय से इस दिशा में काम किया जा रहा था। स्वाभाविक है, ऐसा कोई काम कोई 1-2 दिनों में होता नहीं है। लगभग 6 महीनों से कोशिश की जा रही थी और पिछले बृहस्पतिवार यानी 3 नवंबर को वित्त मंत्री ने रिजर्व बैंक के निदेशकों के साथ एक बैठक करके इस बारे में चर्चा की थी और उसके बाद 4 नवंबर को प्रधानमंत्री के साथ उनकी वार्ता हुई। उसके बाद कई ईमेल रिजर्व बैंक को सरकार की ओर से भेजी गई कि क्या करना है क्या नहीं करना है और फिर मंगलवार को एक मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री ने इस निर्णय के बारे में बताया और उसके बाद राष्ट्र के नाम जो है उन्होंने संबोधन दिया जिसमें बताया गया देशवासियों को कि सरकार ने क्या निर्णय लिया है। आप बताएं रंजीत जी कि आपकी पार्टी जो है वो कह रही है कि इससे फ़ायदा नहीं होगा, तो आपके इस कहने का जो पार्टी का ये पक्ष है उसका क्या आधार है? देखिए, एक तो 1978 में मोरारजी देसाई जी ने जो किया था 5000 10,000 के नोटों को भी जो साफ रिजल्ट ने बताया कि काला धन पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन उस समय कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था। दूसरा, निश्चित रूप से आज भी फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने कहा कि हम समर्थन करते हैं बशर्ते कि एक आम आदमी को हरासमेंट ना हो और दूसरा जिस मकसद से आप कर रहे हो वो मकसद क्या है। देखिए, मैं कहूँगी निश्चित रूप से फ़ायदा अगर हो रहा है तो पहला फ़ायदा कि काले धन को हम वापस ला रहे हैं, इसका जोरदार प्रचार हो रहा है, उसको करने में वो सक्सेस हो रहे हैं। दूसरा जो डिस्कशन निकल कर आंकड़े दिए जा रहे हैं, जैसे आज वेंकैया नायडू का एक लेखा इंडियन एक्सप्रेस, उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 2.5 वर्षों में जब से सरकार ये बनी है 1,25,000 करोड़ काला धन लाया जा चुका है। उन्होंने अपने लेख में लिखा, ये दावा किया है जिसमें कि वो सही बात है कि जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम है उसमें 65,000 करोड़ है और भी उन्होंने सारे उदाहरण दिए हैं कि कैसे पैसे वापस लाए गए हैं। देखिए, ये जब वो पूरा डेटा निकलेगा और जो पार्लियामेंट में डिस्कशन निकलेगा, क्योंकि ये प्रचार करने में और फेंकने में फेमस है, आवाम को अभी जो आप पूरा देखेंगे तो आवाम खुद बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। लेकिन आप बार बार चैनल में देखेंगे तो मैं खुश हूँ, किस लिए कि शायद जो काला धंधा सही में करते थे उनके पैसे भी निकल रहे हैं। एक तो जो अभी इन्होंने जो ये 500 और 1000 के नोट बंद किए, एक तो उसका सब्स्टिट्यूट ला रहे हो आप, 1000 का 2000 लेकर आ रहे हो, तो कौन सी ब्लैक मनी, उल्टा जो ब्लैक धन इकट्ठा करते हैं उनको कॉम्पैक्ट हो गया। जहां आप मैं प्लीज मेरे 2000 से काला धन मुझे कहने दीजिए एक बार आप, फर्क पड़ेगा सिर्फ इसमें नकली जो फेक नोट थे 500 और जो 1000 रुपीज के जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से ड्रग्स माफिया भी इसको यूज कर रहे थे, आतंकवादी भी यूज कर रहे थे, लेकिन उनका धन कहाँ है और अभी जो इफेक्ट पड़ रहा है
आप इंडिया की ही बात कर ले, मैक्सिमम जो कॉर्पोरेट घराने हैं, उद्योग धंधे हैं, मैं आपको एक डेटा सिर्फ बताना चाहूंगी कि मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन है 2.7 लाख करोड़ रोजाना बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सालाना 800 लाख करोड़ों की बैंकिंग कारोबार की जो जांच है, इनकम टैक्स, एफआईयू और अन्य एजेंसियों की जो हुई वो विफल हुई है। और एक्चुअली में जो ब्लैक मनी होता है यहाँ पर है। अभी आप जो ब्लैक मनी निकालने का प्रचार कर रहे हैं वो आप मिडिल क्लास से निकाल रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास से निकाल रहे हैं। आपको ये तथ्य भी देना चाहिए। जब एक सीमा रेखा बांध दी गई कि 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा कोई नहीं कर सकता और करेगा तो उसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी, तो एक आम आदमी के पास तो 10 लाख और 20 लाख उस तरह से तो जा करके वो करेगा नहीं, फिर उसको बताना पड़ेगा। ये वैसे लोग हैं जो कि बिल्कुल सूटकेस में क्या कमरे में जो है काला धन को रखे हुए हैं, उनके करेंसी नोट सब कहाँ, वो तो बर्बाद हो ही जाएंगे। किस हद तक उसको बदल पाएंगे? जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता जो मोटे काले धंधे करने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो मैं कहूँगी कि निश्चित रूप से जो छोटे चोर हैं, जो छोटी चोरी करते हैं, मैं एग्जाम्पल दूंगी गांव का कि जो अपनी बेटी के दहेज के लिए भी जमा किए हुए पैसे होते हैं, जो 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा है उसमें से उसने शायद 20 लाख की चोरी की है, उनके पैसे तो निकलेंगे लेकिन उनके आज भी नहीं निकलेंगे जिनके लिए ये प्रचार कर रहे हैं, वो उन्होंने ऑलरेडी सेव कर चुके हैं। निश्चित रूप से आपको मैं पूछती हूँ, अनिल अंबानी, अडानी, रिलायंस ग्रुप, ये क्या ब्लैक मनी रखते हैं? इनका सारा जो घोटाला होता है बैंक ट्रांजैक्शन में होता है। और आप जब इलेक्शन जीत कर आए तो आप ब्लैक मनी जो विदेशों में है, इनकी जो मेन ब्लैक मनी है विदेशों में, बैंक में पैसा चला गया तो काला धन है ही नहीं। आप इस चीज को ट्रांसफर करने के लिए, आप इस चीज को ट्रांसफर करने के लिए, मूवमेंट बनाने के लिए आप देश के जो आवाम है, जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, उनसे आप निकाल रहे हैं। आप 2 रुपए निकालो, बता रही हैं, आप 2 रुपए निकालो, ठीक है, लेकिन आप जो मीडिया में दिखा रहे हैं कि आप काला धन निकाल रहे हो, वो काला धन उन अमीरों का नहीं है जिनके कारण आप चुनाव जीत कर रहे हैं। ठीक, गोपाल कृष्ण जी आप बताएं। नहीं, देखिए, इसको हमें समझना चाहिए। काला धन में 2 चीजें होती है, करप्शन और करप्शन। जो काले धन में जनरेशन और स्टेकिंग, यानी कहाँ आपने पार्किंग की है। तो यह जो पूरी स्कीम है, आज इस देश में कहते हैं 40 से 50% की काले धन की इकोनॉमी है जीडीपी में, वह कहाँ है? देखिए, एक उसमें क्या था कि पहले सरकार ने केवल इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, सरकार ने इनकम डिस्क्लोजर स्कीम भी निकाली, जिसमें अगर किसी का भूमि में, रियल एस्टेट में, ज्वेलरी में अगर काला धन है, वो वहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर करने के लिए उनको ऑप्शन दिया। अब इस देश में बहुत सारा पैसा था जो ब्लैक मनी लोगों के कैश में एग्जिस्टिंग है। यह जो पूरी स्कीम है करेंटली, अब उसके पास 2 ही ऑप्शन है। यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिसके पास काला धन है, हम ये तो मानते हैं सारे देश में कि बहुत काला धन है, उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो बैंक में जमा कर दे या उसका वो काला धन 0 हो जाए। तो इस 31 दिसंबर के बाद ये काला धन की समस्या जो एग्जिस्टिंग है, नहीं, 1 मिनट मुझे बोलने, मैंने आपको बोला कि जो काले धन की एग्जिस्टिंग समस्या है वह खत्म हो जाएगी। और जहां पर दूसरा जो क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं कांग्रेस विशेषकर कि आम आदमी को समस्या है, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी समस्या नहीं है। 2.5 लाख तक तो बिल्कुल लोग जमा कर सकते हैं, वो स्पष्टीकरण दे दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी आज कहा है कि 2.5 लाख से ऊपर की जो अगर डिक्लेयर करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन शेयर होगी। नहीं, 1 मिनट मुझे पूरा बोलने, आप बोलिएगा। और उसमें भी अगर आप सोर्स ऑफ इनकम बता सकते हैं, आखिर आप काले धन को अगर चेक करना चाहते हैं और आप कहोगे इंफॉर्मेशन भी नहीं देना लोगों को, तो जो काला धन रखता है उसको तो मुसीबत होगी। इस स्कीम से मुसीबत उसको होने वाली है जो काला धन रखता है। एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी की जहां तक बात है, वो तो उनके तो इनकम टैक्स फ्री है, वो तो जमा करिए ना, उनका तो इनकम टैक्स ही नहीं लगता एग्रीकल्चर इनकम में, तो उनको कौन पूछेगा? अरे आप जो कह रहे हैं कि उसके माध्यम से भी कुछ काला धन को सफेद किया जा सकता है, कृषि आय दिखा करके, ये भी आरोप लग रहे हैं। 100% अगर आप कहोगे कि पूरा ये एक आइडियल सॉल्यूशन है, हर चीज इससे खत्म हो जाएगी। आज ने 60-70 साल से या पिछले 10 साल से जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से काला धन अर्जित किया है, वह एकदम तो खत्म हो सारा 100% खत्म। लेकिन एक तरीका है और आइसोलेशन में नहीं है, इसके बाद भी स्टेप्स आएंगे, इसके पहले भी स्टेप्स आएंगे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग काला धन है लोगों के पास कैश में,
केवल ये कैश के काले धन के लिए ये है। नहीं, वो तो काला धन जो है नकद से ही होता है। हाँ। वो चेक से तो काला धन हो बिल्कुल। नहीं सकता तो है वो ना। चेक से नहीं होता। और ब्लैक मनी अगर किसी ने ज्वेलरी और उसमें रखा है तो उसके लिए भी ये स्कीम नहीं है, उसके लिए अलग पहले आ चुकी है, आगे आएगी, वो अलग चीज है। लेकिन ये जो आज इकोनॉमी में कैश में काला धन है और है बहुत सारा, अगर हमारे पास 14 लाख करोड़ का सर्कुलेशन है करेंसी का, हाई डिनोमिनेशन का, उसमें बहुत बड़ा सर्कुलेशन है जो काले धन का, जो बैंक के बाहर होता है। तो उस सब को कंट्रोल करने के लिए यह एक कारगर उपाय सिद्ध होगा। स्टेब्लिश्ड मेथड है, इसमें एक ये जानकारी थी लोगों को, लेकिन क्योंकि ये माना जाता था कि ये स्टेप्स नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पीपल इन पावर हाई प्लेसेस में वो खुद ही ब्लैक मनी उनके पास इतना लिपते। और आप देखिए उसी कारण आप मायावती और बाकी के जो ममता के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं। या आज तो खैर मायावती और मुलायम सिंह यादव दोनों ने संवाददाता सम्मेलन करके बहुत तीखा प्रहार किया है। बिल्कुल। बहुत मायावती ने भी कहा है कि इतने 2.5 वर्षों तक याद नहीं, अचानक वो ये कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले से अपने लोगों को तो छूट दे दी। बताया अब इस तरह के आरोप हैं, उस आरोप में क्या दम है, क्या सत्यता है, वो तो बिल्कुल अलग आरोप बात है। तो लगा सकते हैं, लेकिन आम जनता से आप पूछेंगे उसकी समस्या 1-2 दिन की है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। उसकी समस्याओं का पूरा समाधान लेकिन एक कर दो रहे दिन की भी हैं। समस्या तो समस्या होती है ना। कोई हॉस्पिटल में बीमार है, किसी के यहाँ शादी है, तो उसको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। उसको तो एग्जाम दे दिया। आज यूटिलिटीज की, पब्लिक यूटिलिटी की बहुत सारी नोटिफिकेशन निकली है सरकार की कि उन यूटिलिटीज में चाहे मेट्रो है, रेल टिकट है, चाहे ये पेट्रोल पंप है, फिर एयर टिकट्स है, या जो इस तरह के जो हॉस्पिटल्स हैं, शादी है या अस्पताल है, जो निजी अस्पताल है वहाँ समस्या। खैर नहीं ये उनकी अली अनवर समस्या जी, का आप भी कोई बताइए। ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप वैसे तो आपकी पार्टी ने स्वागत किया है, नीतीश कुमार ने खुद कहा कि एक अच्छा सराहनीय कदम और इससे काला धन का जो जहर है वो खत्म करने में मदद मिलेगी। देखिए सही हमारी पार्टी ने स्वागत किया है। और अभी देखिए बीजेपी के प्रवक्ता साथी जो बोल रहे थे, ठीक कहा कि 2 चीज़ काला धन का है, 2 पक्ष है, एक तो जनरेशन है, दूसरा पार्किंग। तो हमारा भी यही कहना है कि ठीक है, पार्किंग को लेकर के आपने एक कदम उठाया है, लेकिन जो जनरेशन है उसको लेकर के आपने कोई कदम नहीं उठाया। वो तो आगे 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 नहीं का नहीं प्रयास नहीं होगा नहीं ना। सुन, यही कह करके आप आए थे, यही कह करके आए थे। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म आपका ये है, ये लॉन्ग टर्म कोई ये नहीं है। दूसरी हमारी आपत्ति ये है कि आपने जो कहा जाता है ना कि जाल ऐसा बनाया है जिसमें कि सिर्फ झींगा और पोठिया फंसेगा। अब आप ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, मैडम भी वहीं से आती हैं। झींगा और पोठिया फंसे और जो बरारी और रेहू है वो नहीं फंसे, और जो घड़ियाल है उसके लिए तो खैर कोई जाल अभी तक नहीं बना है, किसी सरकार ने। तो नहीं बनाया। आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं करते? नहीं, हमने समर्थन किया है इतना जो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो बेनामी संपत्ति तो जो बेनामी के लिए तो कानून बना दिया। अरे भाई कानून, देखिए कानून तो इसके लिए भी है। इसके लिए आप छापा मारते हैं, ये करते हैं। आरोप है ना कि और क्या क्या। एक तो क्या ये 2015 में जो एक कानून बना है कि ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस एक्ट 2015 में बनाए, 1 जुलाई 2015 से लागू हो गया। फिर बेनामी जो कारोबार था, ट्रांजैक्शन, उसको रोकने के लिए तो ऐसा तो नहीं है। अब अगर सरकार जो है पहली बैठक मंत्रिमंडल की जो मई 2014 में हुई और उसमें SIT बनाया, तो ये आरोप लगाना कितना सही है कि सरकार ने पिछले 2.5 सालों में कुछ नहीं किया? सुधांशु रंजन जी, एक आदमी के रोआ पर, शरीर के एक एक बाल पर कानून है, जंगल है कानून का। लेकिन आप कितने लोगों का ये होते हुए भी आप कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि इतना ब्लैक मनी, इट मीन्स कि आपका कोई कानून फंक्शन नहीं कर रहा है, इफेक्टिव नहीं है। तभी ना ये इमरजेंसी मेजर आपको लेना पड़ा तो ये है। काला धन कोई अभी तो थोड़ी इमरजेंसी मेजर लेना पड़ा है। 2.5 साल में जनरेट थोड़ी हुआ ये काला धन जो जनरेट दूसरा, हाँ ना, ठीक है, ये आप सही कह रहे हैं, ये 2.5 साल की बात नहीं हाँ, तो 2.5 साल है। में तो solution की लेकिन तरफ ही तो आप तो आए थे इसी पर। आपने तो हम कहा तो ये था, नहीं कह रहे कि यही एक सुनिए ना, solution है। आपने तो ये कहा था कि
15 लाख हर खाता में यूं ही चला आएगा। विदेशी धन की बात तो बहुत बार बहस हो गई। उसमें क्या किया नहीं, उसमें है बहुत बड़ा है कि आपने व्हाइट मनी देश का जो है उसको विजय माल्या लेकर के 12,000 करोड़ लेकर के चले गए। आपकी सरकार पर आरोप लग रहा है कि आपने उनको भगाने में मदद की, विषयांतर और लोगों ने भी नहीं, यही असल है नहीं, कि अगर आप छोटे लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं एक पॉइंट इसमें बोलना चाहूंगी, ब्रेक लेंगे रंजीत जी, इनने जो प्रश्न उठाया अरे है, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए तो कहिएगा। तो आपने न सिर्फ कि उन पर कोई कार्रवाई करने में आप सक्षम है, बल्कि उनको आपने भगाने में मदद की। आप कहिएगा कि दूसरे लोग भी भगाए हैं, तो भाई दूसरे लोग भगाए तो उसकी सजा जनता ने दे दी। आप क्या नया किया? देखिए, और आप जो बेचारे ठेला वाला, फेरी वाला, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, कानून हो रहे हैं, वो सारे कानून उनकी क्या हालत बड़ी है? मछलियों को ही पकड़ने के लिए। आज एक छोटे जो लोग हैं, यही तो विडंबना है। बिल्कुल, जो कानून है लेकिन नहीं फंसते हैं। आज जो आप सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक में आप किसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं भाई? जो आज जिन्ना देश पोठिया में के काला खिलाफ धन कर रहे हैं। 30 दिसंबर चलिए अब एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और हमारे साथ अलख नारायण शर्मा है, इनसे भी सुनना है कि अर्थशास्त्री के रूप में क्या सोचते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य। सूर्य एलईडी, खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। सूर्य। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे, रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी ए मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है, उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. I grew up playing video games. And who would have thought that'll help me defend my country? Not my mom at least. We get there first and see what's around the corner so that there are no surprises for the rest of the team. We go everywhere, working with the latest and the best technology. But no Facebook. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. बच्चन जी, बोलिए बच्चा जी। आपने वो फिल्म जादूगर की थी ना? ना की थी। तो मुझे जादू दिखाइए। अच्छा। ये देखो, मैं यहाँ पत्थर मारूंगा, यहाँ से कबूतर चिड़िया सब निकलेंगे। वो क्या देखो, कबूतर चिड़िया सब उड़ गए। बच्चन जी। हाँ जी। बस इतना ही? हाँ, और क्या? अब मेरा जादू देखिए। ये वाला पत्थर वहाँ मारूंगा और इंसान निकलेंगे। इंसान? हाँ, इंसान। अरे कौन है भाई? देखो। अरे यार, क्यों तुम लोग गांव की इज्जत पे धब्बा लगा रहे हो? बाहर से लोग आएंगे तो क्या सोचेंगे? स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार जो है वो शौचालय बनाने में मदद कर रही है, तो आप भी अपने घर में शौचालय बनाइए, परिवार को उसका इस्तेमाल करवाइए। अच्छा, मेरी नहीं सुनते हैं तो कम से कम ये समझदार आदमी की तो सुन लीजिए। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करें काले धन के ऊपर। हाँ, अलग जी, आप बताइए कि जो जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि काला धन और भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है देश के विकास में, और इसीलिए इस पे प्रहार जो है सबसे ज़रूरी है। जो ग्लोबल रैंकिंग है भ्रष्टाचार में, उसमें 100वें स्थान से भारत 76 पे पहुँचा है, लेकिन वो संतोषजनक नहीं है। तो आपका क्या मानना है, इससे काला धन को ख़त्म करने में कितनी मदद मिलेगी? भ्रष्टाचार सचमुच में एक बड़ी समस्या है और भारत में दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में सभी कहते हैं कि ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि
ये सही कदम है, लेकिन इसी से सिर्फ मतलब और भी जरूरत है। काला धन समस्या का अंत नहीं होगा। अब इसके शॉर्ट टर्म में तो कुछ इनकन्वीनियंस जरूर होंगे। लॉन्ग टर्म में जैसा कि सब लोग जानते हैं, हमारे सबसे ज़्यादा जो काला धन है रियल एस्टेट में लगा है, और ये जो गोल्ड, बिलियन, ये सब चीज़ें हैं उन चीज़ों में लगा है। और वो रियल एस्टेट मीडिया हाउसेस भी चला रहे हैं। हाँ, वो है। अब हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को भी इफेक्ट करे, इसलिए कि जाके रियल एस्टेट जैसे काला धन कहीं जो है निवेश भी होता है। अच्छा, दूसरी बात है, एक ध्यान देने की बात है, काला धन एक जो कैश फ्लो है और सोना चांदी है वो एक स्टॉक है। एक बार आप अटैक कर रहे हैं, लेकिन जब तक फ्लो को आप अटैक नहीं करेंगे, हर साल कुछ ना कुछ तो होता है, टैक्स अवॉइड होता है। हम लोग की आदत है देश में कि टैक्स कम दें। आप जो कह रहे थे कि बैंक में जो पैसा गया वो काला धन नहीं है, और सभी इकोनॉमिस्ट ऐसा नहीं मानेंगे, इसलिए कि जो लोग टैक्स नहीं देती है, टैक्स को अवॉइड करने के बाद, लीजिए कि स्टॉक मार्केट में आपने सुना होगा कि मॉरिशस से बहुत ज़्यादा पैसा हटा था। वो तो है कि डबल टैक्सेशन तो वो सब चीज़ें, वो जो कैश में जो ब्लैक मनी है, अब उसके बारे में जो एस्टीमेट ठीक है कि वो तो सरकार ने किया था, उससे तो बहुत सारे लोगों ने अपने ही यहाँ का पैसा पहले मॉरिशस पहुँचाया। वही मैं कह रहा हूँ। एक बड़ा ही अभी हम लोग के यहाँ सबसे ज़्यादा सोना का खपत हम लोग के यहाँ है। मेरी समझ से ये सही कदम है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जब तक का फ्लो को नहीं खत्म करेगा, हर साल जो जनरेट होता है, अब उसके लिए अगर इलेक्शन में फंडिंग ज़्यादा होती है, आप टैक्स अवॉइडेंस होगा, तरह तरह नहीं तो इलेक्शन, यही बात तो है ना कि इलेक्शन जो है, चुनाव तो सबसे बड़ा स्रोत होता है भ्रष्टाचार का। 2004 से 2015 के बीच 71 विधानसभा चुनाव हुए, और राजनीतिक दलों ने खुद जो ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जो आंकड़े जारी किए हैं कि 2108 करोड़ रुपया राजनीतिक दलों को जो है सो चंदा मिला, वो नकद था, और 12,245 करोड़ जो है वो चेक से मिले, यानी लगभग 63% मिल जाता है उनको नकद, और 37% जो है वो चेक से मिला है। तो ये तो निश्चित रूप से अगर आप काले धन को समाप्त करते हैं, जिनके घर में सूटकेस भरे हुए हैं नोटों की गड्डियों से, तो ये तो काला धन तो एक हद तक तो रोक लग जाएगी। देखिए, ऐसा है कि इसके बारे में तरह तरह का विवाद है। लोग समझते हैं कि सबसे ज़्यादा नोटों में काला धन नहीं है, सबसे ज़्यादा सोने, हीरे, उन चीज़ों में है, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, उन सब चीज़ों। लेकिन इसके बावजूद भी, लेकिन बिल्कुल अभी भी इसमें है। अब इसमें कितना है, एक मोटा मोटी जो लोग अनुमान करते हैं कि भाई हम लोग की ग्रोथ रेट इकोनॉमी की पिछले 15 साल में दूनी हुई है, डबल इनकम बढ़ा है, और एक करीब 3.5 टाइम्स बढ़ा है, तो 1.5 गुना। बहुत से लोग अनअकाउंटेड घर में, गाँव में भी रखे हुए हैं। हमारा लार्जली इनफॉर्मल इकोनॉमी है गाँवों की, 95% लोग कैश से ही काम चलाते हैं। असंगठित क्षेत्र में तो वही होता है, हाँ, हमारा असंगठित क्षेत्र ही तो हमारा सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र हिंदुस्तान का है। तो ऐसा नहीं हो, जैसे आपको जितना कैश रिक्वायरमेंट होता है यूरोपियन कंट्रीज में, मैं समझता हूँ कि 4% के करीब GDP का कैश है, हम लोग के यहाँ करीब 12%। तो सही है कि अगर आप बैंकों के जरिए करें या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए करेंगे, तो आपको नोटों की जरूरत ही, कहते हैं प्लास्टिक मनी की ओर जो है हम जा रहे हैं, तो उसकी वो जरूरत तो खत्म हो धीरे धीरे हिंदुस्तान कई वर्षों से। ये गोपाल कृष्ण जी, आप बताएं, ये बार बार बात आ रही है कि अभी करना है, अगले आने वाले दिनों में भी इसके जो है काला धन जो पैदा होता है उसको रोकना पड़ेगा। अब मान लिया कि जो नौकरशाही में भ्रष्टाचार है, सरकार में है या व्यापार में है या जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार है, उसको रोकना। अब सरकार ने जैसे सार्वजनिक बैंकों में काफ़ी निवेश कर दिया, और वहाँ NPA है जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो बढ़ता जा रहा है, मतलब अरबों रुपए जो है वो बर्बाद हो रहे हैं उसमें, तो उसको रोकने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि सरकार को उस दिशा में ही प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा। देखिए, आप जो NPA की बात करें, बैंकों के लोन की, वो बढ़ता जा रहा है नहीं, जो ऑलरेडी है वो
ट्रांसपेरेंसी के दौर सिस्टम्स में चेंज किया कि वो सामने आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अभी जो लोन दिए वो एमपी हो रहे हैं। एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लेंगे। पिछले भले 60 साल से हो रहा हो। तो अब जो बैंक आज आप देखिए, अब आने वाले 2 साल में हमारा बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो पिछला 50-60 साल से जो उसमें और गंदगी आ गई करों थी। में सुधार कर आप जो है ऐसा करिए, बहुत सी जगह एक्साइज है, उत्पाद कर 30% है। अब 1 करोड़ का माल है, 30 लाख का, बहुत सारे व्यापारी सोचेंगे भाई 30 लाख हम क्यों दे, 2 लाख अफसर को दे करके निकल जाएं। तो ये है करों, मतलब आप टैक्स स्ट्रक्चर इतना जो है सो बनाइए, तार्किक बनाए, लोग दें, पैसे दें आराम से, उसके बारे में सोचने की बिल्कुल। जरूरत है। देखिए अल्टीमेटली क्या देखिए, ये मैंने इसीलिए पहले कहा था कि यह जो काले धन की अभी डिमोनेटाइजेशन है, ये एग्जिस्टिंग कैश इकोनॉमी में काला धन है। अगर एक ही कानून सारी चीजों को हल, सब चीज का हल है, ये तो हम कह भी नहीं रहे, लेकिन कैश एक मतलब आपका मानना है कि एक बड़ा प्रयास, एक बहुत बड़ा तबका था जो समय समाप्त हो रहा है, इसलिए रंजीत जी संक्षेप में आप अपनी बाकी चीजों के लिए और कानून ट्रांसपेरेंसी जैसे जीएसटी है, ऑनलाइन ऑडिट ट्रेल है, कैश बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में होगा तो उन चीजों से सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर एक चीज ही बोलूंगी कि बड़े उद्योगपति द्वारा बैलेंस शीट में गड़बड़ी में सरकारी बैंकों में 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लोन लिया गया है। इसके लिए फॉरेंसिक तो ये कब का लिया है? अरे वही के जब का भी लिया हुआ है, लेकिन इसमें फॉरेंसिक वर्तमान सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती है ना। मेरे ख्याल से पहले फॉरेंसिक अगर 15 लाख करोड़ लिया गया रंजीत जी, तो आपकी सरकार का भी तो उसमें योगदान होगा। निश्चित मान रही हूँ, लेकिन आप जो इलेक्शन जीत के आए, भ्रष्टाचार और काला धन, मतलब आपने भ्रष्टाचार के इश्यू नहीं उठाया, इसका मतलब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बात सुनिए, ठीक है, हम लोग आए, नकवी जी ने कहा ना कि हम लोग भोग रहे हैं, लेकिन अंसारी साहब ने, लेकिन आप इनको छोड़ के जो कैश आप निकलवा रहे हो वो मैक्सिमम यूज करता है यहाँ का लोअर मिडिल क्लास। तो आपकी मंशा क्या है? उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चुनाव है, आप उनकी फॉरेंसिक और ऑडिट नहीं, आप अभी बात हो रही थी रियल एस्टेट में रंजीत जी, रियल एस्टेट में तो कहते हैं 60 और 40 का अनुपात चलता है। 60 आप जो है सो सफेद दें और 40 जो है सो काला दें, तो काला धन है नहीं तो आ कैसे रहा है? काला धन है। बड़े लोग ही तो बड़े बड़े जो 5 करोड़ 10 करोड़ के अपार्टमेंट खरीद रहे हैं। आप दिल्ली में देखिए कि 100 करोड़ में एक कोठी खरीद रहे हैं, तो कहां से आ रहा है? अगर वो कोई हमारे जैसा व्यक्ति थोड़े ले रहा है। चलिए अब समय नहीं, इसलिए चर्चा यहीं पे समाप्त करनी पड़ेगी। अब ये देखना है कि कितना समय लगता है जो इसके परिणाम आएंगे, क्योंकि अभी तो 1000 के नोट हैं। 1938 में 10,000 के नोट बने थे, उस समय 10,000 और 1000 के नोट। 1946 में पहली बार डिमोनेटाइजेशन का काम हुआ जब हमारी अंतरिम सरकार थी। उसके बाद 1978 में, 1954 में फिर से शुरू किया गया, फिर 1978 में उसको खत्म किया गया। उसके बाद फिर ये नोट आए, 1987 में 500 के आए, और अभी 2 दिन पहले फिर से 1000 और 500 के नोट खत्म किए गए हैं। तो इसलिए भी थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जैसा सरकार का कहना है कि इसके परिणाम जल्दी ही आएंगे। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये बात सही है कि भ्रष्टाचार के माध्यम से जो आगे भी सृजित होते हैं उनके बारे में कार्रवाई करने की जरूरत है, सभी मानते हैं। गोपाल कृष्ण जी और रंजीत जी, अली अनवर अंसारी जी और अलग शर्मा जी, आप सबका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।